हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में या फिर आज के इस वीडियो में हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये टर्म बायोडाइवर्सिटी होता क्या है और इसमें कितने टाइप्स के या फिर कितने डिफरेंट वेरिएशंस हमें बायोडाइवर्सिटीज़ में देखने को मिलते हैं। इन सभी के बारे में हम ब्रीफली बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं। बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज अ कम्युनिटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ एंड द डाइवर्सिटी अमॉन्ग देम फ्रॉम ऑल द इकोसिस्टम्स। अगर मैं नटशेल में अगर आपको बता सकूं, जितने भी अलग अलग स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलेंगे, प्लांट्स के हो, एनिमल्स के हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हो, तमाम जितने भी इकोसिस्टम्स, हमने ऑलरेडी टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के बारे में बात किया, तो वो जो स्पीशीज़ का रिचनेस है, उसी स्पीशीज़ के रिचनेस को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। यानी कि हम में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कितनी है। इंसानों में भी डाइवर्सिटी होती है। जो इंडिया में रहते हैं, अमेरिका में उस तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं होते, तो वहाँ के लोगों का रहन सहन अलग होता है। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है। हम एक ही स्पीशीज़ के हो सकते हैं ह्यूमन, लेकिन हमारे तौर तरीके जीने के अलग हैं, अडेप्टेबिलिटी अलग है। तो इस तरीके से स्पीशीज़ का रिचनेस जो है, पूरे जो कम्युनिटी को, जो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, और उनमें जो डाइवर्सिटी हमें पाई जाती है, उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए। एनवायरनमेंट को सस्टेन करेंगे तभी जो है वर्ल्ड सर्वाइव होगा। तो ये डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी इज थस द वेरिएबिलिटी बिटवीन द स्पीशीज। तो स्पीशीज के बीच वेरिएबिलिटी कितनी है, कितना डिफरेंस है, कितनी डाइवर्सिटी उनके बीच है। विद इन द स्पीशीज, स्पीशीज के विद इन भी कितनी डाइवर्सिटी है, एंड बिटवीन द इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम्स में भी कितनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। इन सभी का मेजर, इन सभी को जो है एक टर्म में मिलाकर कह सकें तो उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। The term biodiversity was first coined by Walter J. Rosen in the year 1986। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार MCQs में भी पूछा जा सकता है। सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं, आप किसी और एग्जाम के लिए भी क्यों ना प्रिपेयर हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1986 में पहली बार इस टर्म को कॉइन किया गया था, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होल्ड्स इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। दोनों ही है। इकोलॉजिकल यानी कि एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत जरूरी है स्पीशीज का रिचनेस, लेकिन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। इकोनॉमिकली भी वो हमें लाभ देते हैं। किस तरीके से? इट प्रोवाइड्स अस विद नरिशमेंट। अलग अलग जानवर कई लोग जो है खाते हैं, जाहिर सी बात है इंडिया में भी नॉनवेज कंज्यूम किया जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे तो एक वाइड वैरायटी ऑफ वहाँ पर स्नैक्स वगैरह को भी खाया जाता है। तो वहाँ पर नरिशमेंट हमें मिलती है। हाउसिंग हमें देखने को मिलता है, अलग अलग फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स वगैरह में ट्रीज वगैरह का इस्तेमाल करके जो है हम हाउसिंग वगैरह करते हैं। फ्यूल भी हमें, रॉ मटेरियल्स का फ्यूल्स वगैरह भी वहाँ पर मिलता है। क्लोथिंग, कई एनिमल स्किन्स वगैरह का भी इस्तेमाल करके क्लोथिंग वगैरह जो है प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। एंड सेवरल अदर रिसोर्सेज। तो इस तरीके से अलग अलग रिसोर्स भी जो है हम इस तरीके के बायोडाइवर्सिटी से एक्वायर करते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बोथ इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इट ऑल्सो एक्सट्रैक्ट्स मॉनेटरी बेनिफिट्स थ्रू टूरिज्म। अफ्रीका आप ले लीजिएगा, भले ही डेवलपिंग कंट्रीज क्यों ना हो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, लेकिन टूरिज्म का बहुत अच्छा वहाँ पर स्कोप है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ, एक्सोटिक लाइफ को देखने के लिए कई लोग अफ्रीकन सफारी वगैरह में भी जाते हैं। तो इस तरीके से कई स्पेसिफिक चीज़ों से आप देखें तो बायोडाइवर्सिटी और उसका सस्टेन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। तो इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकली बायोडाइवर्सिटी का रोल क्या हो सकता है? अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग इकोलॉजिकल बैलेंस टू एनवायरनमेंट, each species of biodiversity has a major function to play in the ecosystem। देखिए, बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दे सकूं तो एक जानवर जो इंडिया में पाया जाता है वो किसी और कंट्री में नहीं पाया जाता, या फिर एंडेमिक स्पीशीज़ जिसे हम कहते हैं। इन स्पीशीज़ का एंडेमिक होना ये ऐसे ही रैंडम नहीं है, ये उस वहाँ के उस एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ के बायोडाइवर्सिटी को या फिर वहाँ के इकोलॉजिकल बैलेंस को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम दे सकें तो पोलार बेयर्स जो है पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं जी सकते, सिर्फ सिवाय आर्कटिक के। तो आर्कटिक में पोलार बेयर्स का सर्वाइव करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो वहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर एनवायरनमेंट को जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो उनका रहना, वहाँ पर उनका सर्वाइव होना एक बहुत ही मेजर फंक्शन प्ले करता है इकोसिस्टम में। दे प्ले अ मेजर रोल इन प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट,
फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू इकोसिस्टम। अलग अलग प्लांट्स वगैरह भी जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं अलग अलग इकोसिस्टम्स में। एक्वेटिक में भी हमने देखा कि अंडरग्राउंड प्लांट्स होते हैं जो ऑक्सीडाइजेशन के प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब तक ऑक्सीडाइजेशन नहीं होगा तो अंडर वाटर लाइफ को जो है खासकर फिशेस वगैरह को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। तो इनका सर्वाइव होना बहुत ज़रूरी है, इनके स्पीशीज़ का सर्वाइव होना बहुत ज़रूरी है। द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इंक्रीजेस विद द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़। तो जैसा जैसा इस स्पीशीज़ में डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी उनकी स्टेबिलिटी जो कि उस इकोसिस्टम में है वो भी इसी तरीके से एनहांस होगी। तो ये इकोलॉजिकल रोल है बायोडाइवर्सिटी का कि किस लिए इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी जो है वो इकोलॉजी को सस्टेन कर रही है। तीसरा जो है वो है इकोनॉमिक रोल। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक रोल भी देखते हैं बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी एक्ट्स एज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हैज अ मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सच एज ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स, परफ्यूम, डाइस, पेपर, वैक्सेस, रबर एक्सेट्रा। जाहिर सी बात है सभी प्लांट लाइफ से जो हमें मिलते हैं, फॉरेस्ट वगैरह से रॉ मटेरियल, पेपर वगैरह भी वहाँ पे वहीं से हमें मिलते हैं। कई बार तो वूल वगैरह भी हमें शीप्स वगैरह से जो हमें मिलते हैं, स्किन वगैरह भी जो है हम जानवरों की इस्तेमाल करते हैं। तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी बहुत होता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट स्पीशीज फॉर वेरियस मेडिसिनल यूज हैज बीन नोन फॉर एजेस। ये सभी तो जानते हैं मेडिसिनल यूज में प्लांट्स के स्पीशीज का इस्तेमाल करना, खासकर आयुर्वेदा और यूनानी जैसे ट्रेडिशनल मेथड जब हम कहते हैं तो प्योरली वो तो प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स मोर देन 70% ऑफ एंटी कैंसर ड्रग आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आप देख सकते हैं कितना एक इंपॉर्टेंट योगदान जो है वो हो सकता है प्लांट लाइफ का, खासकर तो इस प्लांट लाइफ को या फिर इस बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो अभी हमने कहा कि स्पीशीज का रिचनेस, डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज को ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, लेकिन ब्रॉडली उन्हें 3 कैटेगरीज में रखा जा सकता है। सबसे पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी। एवरी इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन इट्स जेनेटिक मेकअप। तो उनका जेनेटिक जो मेकअप होता है, डीएनए जिसे हम कहते हैं खासकर, तो उनके डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज से अलग होते हैं। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी हम कहेंगे। दूसरा स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ और हैबिटेट के एक स्पेसिफिक रीजन। बेस्ट एग्जांपल अगर हम कह सकें इंडिया में कितने तरीके के स्पीशीज ऑफ फ्लोरा और फौना हमें देखने को मिलेंगे, तो ये स्पीशीज डाइवर्सिटी होगा। तीसरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स दैट हैव डिस्टिंक्ट स्पीशीज। एक्वेटिक इकोसिस्टम की स्पीशीज अलग होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के स्पीशीज अलग होते हैं। जो पानी में जीते हैं वो लैंड पर नहीं जी सकते, जो लैंड पर जीते हैं वो पानी में नहीं जी सकते। तो इस तरीके से इस इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी के बेसिस पर भी हम टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये 3 ब्रॉडली अलग अलग टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटीज हमें देखने को मिलेंगे, या फिर क्लासिफिकेशन है बायोडाइवर्सिटी का। ऐसा नहीं कि बायोडाइवर्सिटी अलग अलग तरीके की है, बायोडाइवर्सिटी एक ही है लेकिन उसे 3 अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमने बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग कौन से वो चंद इंपॉर्टेंट एक्ट्स और एक्टिविटीज़ हैं जिसके तहत बायोडाइवर्सिटी का लॉस हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन। सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट आज के ज़माने में अगर कोई प्रॉब्लम हमें हॉन्ट कर रहा है तो वो डिफॉरेस्टेशन का ही है। आप जंगल काटते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, हद से ज़्यादा लैंड की ज़रूरत पड़ रही है, फॉरेस्टों को काटते जा रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से इन बेचारों को कोई जगह नहीं मिलती, इन प्लांट स्पीशीज़ को काटा जाता है, तो कहाँ से इनकी स्पीशीज़ में रिचनेस होगा, कहाँ से बायोडाइवर्सिटी सर्वाइव होगी। तो डिफॉरेस्टेशन इज़ वन बिगेस्ट रीज़न। वाइल्ड लाइफ हंटिंग एंड ट्रैफिकिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दरअसल एक पंगोलिन है जो चाइना में बहुत ही अच्छे किस्म में, अच्छे तादाद में पाया जाता था, लेकिन एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। चाइना में इसे बहुत बुरी तरीके से इसे पोचिंग करते हैं। जो स्केल्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन स्केल्स को जो है मेडिसिन बनाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही वैल्यूबल होता है चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन में। हाल ही में कोविड के बाद तो इस एनिमल को जो है एक प्रोटेक्टेड एनिमल का दर्जा दिया गया है, यानी कि चाइना में भी एज ऑफ नाउ इलीगल है इस एनिमल को मारना या फिर उसे ट्रेड वगैरह करना। तो इस तरीके के वाइल्ड लाइफ हंटिंग एंड ट्रैफिकिंग भी जो है, इलीगल ट्रैफिकिंग की वजह से कई जानवर, कई स्पीशीज़ जो हैं वो थ्रेटन हो रहे हैं, एक्सटिंक्शन के आगे कगार पर बढ़ रहे हैं। इलीगल पोचिंग, उन्हें मारना, उन्हें कैप्टिव ब्रीडिंग वगैरह में रखना, ये भी गलत है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, हद से ज़्यादा भी प्लांट्स को इस्तेमाल करना मेडिसिनल वैल्यू के लिए या फिर मेडिसिन बनाने के लिए, ये भी जो है बहुत ही गलत है, क्योंकि चंद एक्जॉटिक स्पीशीज़ जो है वो रैपिडली नहीं बढ़ते, एक स्पेसिफिक अरसा लेते हैं, टाइम लेते हैं, बहुत अच्छा खासा टाइम, जिसके तहत जो है वो डेवलप होते हैं या फिर उन्हें उनकी ब्रीड को मैनिपुलेट होने में, मल्टीप्लाई होने में थोड़ा बहुत टाइम लेता है। नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स, अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर्स एक्सेट्रा,
इससे क्या बताएं भाई, इंसानी लाइफ भी जो है थ्रेटन होती है। ये सभी जो है नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, अनअवॉइडेबल हैं। तो फ्लड्स, अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर्स वगैरह जब आते हैं तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। और आखिर में मैन मेड या फिर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स अगर हम कह सकें, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड एनवायरमेंट पोल्यूशन भी जो है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटी के लॉस में। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी बायोडाइवर्सिटी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।